हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीबी ब्रेन्स। मैं हूं आपका सुबेश सर और मुझे आप प्यार से सुबेश भैया भी बुला सकते हैं। मैं आपके सामने एनसीईआरटी सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर चुके, जिसमें सारे के सारे जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं प्लस जो भी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मैंने कंप्रिहेंसिवली डिस्कस किया है। पहले हम लोग एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्दर हम लोग एग्जाम्पलर के सवाल डिस्कस करेंगे। समझिए, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको है ना क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके आंसर बोलते जाऊंगा, नहीं, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डीप जाके है ना उसको डिस्कस करेंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानेंगे ताकि आपको बार बार बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कवर करने का कोशिश करेंगे। और मेरी एक गारंटी है कि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डीप में क्या करेंगे, कवर करेंगे। बस क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग उसको कवर करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग धीरे धीरे सबसे पहले इजी सवाल करेंगे और धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो जो सबसे पहला सवाल है तो सभी को पता रहता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा मेटल होगा बेटा, मरकरी। क्योंकि जनरली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना, सॉलिड होते हैं। पर ये एक एक्सेप्शन है मेटल का कि है ये मेटल, पर कैसा रहता है बेटा, लिक्विड स्टेट में रहता है ना, लिक्विड में रहता है एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, विच मेटल्स कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। ये भी हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि मेटल्स हैं, मेटल की जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल हार्ड होते हैं। पर ये एक ऐसा एक्सेप्शन होता है जो कि मेटल कैसा होता है बेटा, सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, आप इजिली इसको नाइफ से भी कट कर सकते हो। पर इसमें कुछ चीजें और आपको जानने की जरूरत है ना, सोडियम में, जो मैं आपको बताता हूं। पहला, सोडियम जो होता है बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। सेकंड, है ना, अगर ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर की कांटेक्ट में आ गया तुरंत क्या कर जाएगा बेटा, एक्सप्लोड कर जाता है। सेकंड, हम लोग इसको बेटा केरोसिन ऑयल में क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अगर हमको लैब में इसको स्टोर करना है तो किसमें स्टोर करेंगे बेटा, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। क्यों, ऑयल मॉइस्चर और एयर से हमको इसको क्या करना, बचाना है, तो केरोसिन ऑयल है तो एक लेयर बना देता है जिसके कारण ना मॉइस्चर ना एयर अंदर जा पाता है, नहीं जा पाएगा तो रिएक्ट नहीं करेगा। थर्ड, सॉफ्ट होता है। कैसा होता है बेटा, बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, आप इजिली इसको क्या कर सकते हो, नाइफ से कट विथ नाइफ, नाइफ से आप इजिली इसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन में नहीं देके रखा है सोडियम, तो एक और मेटल होता है बेटा पोटेशियम। पोटेशियम तो सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम से भी ज्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम, दोनों ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। और दूसरा, दोनों को ही हम लोग किस में रखते हैं बेटा, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको जानने की जरूरत थी, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फर्दर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट का जो बेस्ट कंडक्टर होता है कौन होता है बेटा, आपको पता होगा, है ना। मैं बता देता हूं, सबसे जो बेस्ट कंडक्टर होता है बेटा सिल्वर होता है। सिल्वर के बाद कॉपर होता है, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम होता है। फिर आप बोलोगे सर तो फिर हम लोग यूज क्यों नहीं करते हैं, सिल्वर क्यों नहीं यूज करते हैं, हम लोग मूर्ख हैं जो एल्यूमिनियम यूज करते हैं। नहीं बेटा, सिल्वर आपको पता है कितना ज्यादा क्या है बेटा, एक्सपेंसिव होता है ना। तो सिल्वर के यहाँ ऑर्नामेंट्स आदमी नहीं पहन पाता बेटा, बर्तन तो कहाँ ही बना पाएगा, है ना। वैसे कॉपर है, कॉपर पहले यूज करते थे, पर अभी क्या हो गया बेटा, एक और मेटल आ गया एल्यूमिनियम, जो कॉपर से भी सस्ता है। इस कारण से लोग क्या करते हैं बेटा, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली भी तो होना चाहिए ना। कॉपर और सिल्वर तो बहुत महंगे है ना, तो एल्यूमिनियम क्या है, पॉकेट फ्रेंडली और ठीक ठाक होती है। इसकी भी क्या होती है बेटा, कंडक्टिविटी ठीक होती है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। पर अगर कंडक्टिविटी का ऑर्डर देखो तो सबसे ज्यादा कंडक्टर कौन होता है बेटा, सिल्वर होता है, फिर कॉपर और फिर एल्यूमिनियम होता है। उसी प्रकार से अगला आपसे क्या पूछा बेटा, लीस्ट कंडक्टर, है ना, पुअर कंडक्टर कौन होता है। तो पुअर कंडक्टर आप याद रखना, है ना, जो लो रिएक्टिव, जैसे मरकरी हो गया, है ना, आपका लेड हो गया, ये सब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में भी नीचे आते हैं। और दूसरा, बैड कंडक्टर भी होते हैं, एक तरीके से पुअर कंडक्टर, बैड नहीं बोलेंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उतनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराते हैं। तो ये आपको क्या करना बेटा, याद रखना, ये बहुत ईजी सवाल है
है ना, क्वेश्चन से जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, है ना, मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल होते हैं। पर मेलिएबिलिटी होती क्या है, मेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बेटा अगर मैं मेटल को ठोक पीट के, है ना, उसको हिट कर करके क्या बना देता हूँ बेटा, थिन शीट बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना। ये देखो थिन शीट्स में अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, वो कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, मेलिबिलिटी। इसका आप एग्जांपल देखो, एल्यूमिनियम फॉयल देखा होगा जिसमें हम लोग रोटी वगैरह पैक करते हैं, है ना, तो ये आपकी एल्यूमिनियम फॉयल हो गई। आपने गोल्ड फॉयल देखी होगी, पतली सी, है ना, डेयरी मिल्क के ऊपर ऐसा नकली वाली चढ़ के आती थी, है ना। तो वो चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, आपका एल्यूमिनियम हो, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं बेटा, मेलिएबल होते हैं। आप उनको ठोक पीट के थिन शीट्स में, पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग मेटल्स को कूट पीट के बेटा किसमें कन्वर्ट कर दे, थिन वायर में। जैसे एल्यूमिनियम का वायर आता है, कॉपर का वायर आता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा, डक्टिलिटी। तो चाहे मेलिबिलिटी हो चाहे डक्टिलिटी हो, दोनों ही किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल्स की होती है क्या, नहीं, नॉन मेटल नॉन मेलिएबल है और नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। अगला हम लोग देखते हैं, ये ऑलरेडी आपका हो चुका बेटा कि सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। अभी मैं आपको पहले सवाल में बता चुका हूं, क्योंकि क्या होता है बेटा, हाईली रिएक्टिव होता है। अगर हम लोग केरोसिन ऑयल में नहीं रखेंगे, ओपन में रखेंगे, तो क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या कर देगा, फायर पकड़ लेगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन आयरन विथ स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। तो आपको कुछ, है ना, मेटल्स दे दिया, उनकी रिएक्शन दी हुई है, आपको क्या करना है, बताना है। उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप याद रखो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना बेटा, कि कभी भी जो मेटल्स होते हैं, खासकर कौन से मेटल बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। कैसे बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल, आपका पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, अगर ये क्या करते हैं बेटा, ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MOH का होल ट्वाइस। जितने भी हाईली रिएक्टिव होते हैं, पर दूसरी चीज और याद रखो कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कैसे बेटा, लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो एक तो नॉर्मल वाटर से बहुत कम रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, एक तो कम रिएक्टिव, ऊपर से वाटर से क्या ही रिएक्ट करें। आप सिल्वर को देख लो, गोल्ड को देख लो, रिएक्ट करते हैं क्या, आयरन को देख लो, बहुत स्लो रिएक्ट करेंगे भी। तो इसलिए हम लोग को अगर फास्ट रिएक्शन चाहिए, इसलिए हम लोग क्या यूज करते बेटा, यहाँ H2O लिक्विड था, नॉर्मल वाटर था, यहाँ हम लोग किसका यूज करते बेटा, स्टीम का यूज करते हैं, है ना। और स्टीम क्या होती है, गैस। और ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, याद रखो, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, वो नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। पर वही लेस रिएक्टिव मेटल क्या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, नहीं, ऑक्साइड बनाते हैं। उसमें भी हम लोग को H2O कैसा लेना पड़ता है, स्टीम, गैसियस फॉर्म में लेना पड़ता है। दोनों में एक चीज कॉमन है, यहां भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और यहां भी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें अपन को पता है कि आयरन जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। अपन को पता है कि रिएक्ट किससे करेगा बेटा, स्टीम से करेगा, ये इसीलिए गैस लिखा हुआ। और रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, आयरन ऑक्साइड बनाता है। और कौन सी गैस रिलीज करता है बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सेम टू सेम यहाँ कैल्शियम है बेटा, कैल्शियम रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम के बाद कैल्शियम ही आता है। तो ये क्या कर जाएगा, नॉर्मल वाटर L लिक्विड, इससे रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा बेटा, CaOH का होल ट्वाइस। बोले तो स्लेक्ड लाइन बनाएगा, जो कि क्या है बेटा, हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन। और क्या रिलीज करेगा बेटा, हीट मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सेम पोटेशियम भी होगा बेटा, इधर आप देखो, सेम पोटेशियम भी होगा। पोटेशियम क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। मतलब ये कैसी रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो आपको पॉइंट बताया, वो पॉइंट आप याद रखो कि हाईली रिएक्टिव मेटल तो वो क्या करेगा, नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा,
पर वही लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, करेगा भी तो बहुत स्लो। अब जैसे आयरन है, क्या आयरन पानी से रिएक्ट करता है तुरंत जंग लग जाता है? क्या तुरंत रस्टिंग होती? समय लगता है। तो ऐसा नहीं कि रिएक्ट कर नहीं करेंगे, करेंगे पर बहुत स्लो रिएक्ट करेंगे। तो थोड़ा फास्ट रिएक्ट कराना, इसलिए हम लोग क्या देते हैं, वाटर लिक्विड फॉर्म में ना देके स्टीम फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है ना। तो वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये मैं चैप्टर 1 में बता चुका हूं, है ना, केमिकल इक्वेशन में, कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला बेटा, पॉप साउंड क्रिएट होगा, है ना, पॉप, जैसे ही वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी पानी में से पॉप साउंड क्रिएट करेगी। दूसरा, बबल्स उठेंगे, क्या उठेंगे बेटा, पानी में आप देखोगे तो बबल्स उठेंगे। तीसरा, आप जैसे ही बर्निंग फ्लिंट लेके जाओगे, बर्निंग फ्लिंट हो गया, या फिर आप कैंडल लेके जाओगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, बर्निंग फ्लिंट और कैंडल लेके जाओगे तुरंत क्या पकड़ लेगा, फायर पकड़ लेगा। तो ये आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या करना बेटा, याद रखना है, ठीक है। इसको मैं किनारे हो गए बेटा, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं ना। अगला सवाल क्या है बेटा, इसमें आपको 4 सैंपल दिए हुए मेटल के, ये रहे, एक मेटल ए है, एक मेटल बी है, एक मेटल सी है, एक मेटल डी है, और वैसे ही आपको 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या किया जा रहा है बेटा, एक एक मेटल को, है ना, एक मेटल को उठाया, एक एक सॉल्यूशन में क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है। तो ना, जैसे ए को हमने आयरन सल्फेट में डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, है ना, कॉपर में डाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट में भी कुछ भी दिया नहीं हुआ कि रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, नो चेंज आया, ठीक है ना। तो क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी उसके बारे में हमको क्या करना है, लिखना और पता करना है कि मेटल ए क्या हो सकता है, मेटल बी क्या हो सकता है, मेटल सी क्या हो सकता है और मेटल डी क्या हो सकता है। ये सवाल करने से पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज को समझो बेटा। आपको रिएक्टिविटी सीरीज का आना बहुत बहुत मोस्ट, मतलब एक तरीके से बोलूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज होती है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, आप 90% सवाल इस चैप्टर के क्या करोगे बेटा, बना लोगे। अभी हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बेटा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल होता है लिथियम, फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, पोटेशियम के, फिर क्या होता है सोडियम, फिर क्या होता है बेटा, कैल्शियम होता है, ठीक है ना, सोडियम है, कैल्शियम है, फिर इसके बाद मैग्नीशियम होता है, फिर क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम होता है, फिर क्या होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, टिन है, SN जो साइन होता है बेटा टिन का होता है, PB लेड का साइन होता है, लेड होता है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन होता है बेटा, है ना। अब हाइड्रोजन के नीचे क्या आएगा बेटा, याद रखना, है ना, कॉपर है, फिर क्या होता है बेटा, मरकरी होता है, फिर सिल्वर होता है, फिर क्या होता है, गोल्ड होता है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है बेटा। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो तो रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, घटते जाती है। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है बेटा, आपका गोल्ड, AU। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता है तो आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट, और एक चीज याद रखो बेटा, लिख लेना कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, है ना। हाईली रिएक्टिव मेटल्स का मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहे हैं, ऊपर, ठीक है ना, जो ऊपर के साइड आ रहे हैं, ठीक है ना, ये सब आयरन जो ऊपर वाले जितने आ रहे हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये क्या करेंगे बेटा, अगर इनके साथ किसी की हम लोग क्या करते हैं, लो रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन, है ना, लो रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करा देते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल से लो रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन करा देते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा बेटा, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है। वही सेम चीज अगर हम लोग लो रिएक्टिव मेटल्स को लेते हैं, उसमें हाई डालते हैं, तो क्या लो रिएक्टिव मेटल जो होगा, क्या लो रिएक्टिव, इसका जस्ट उल्टा करो, लो रिएक्टिव मेटल जो होगा ना बेटा, कभी भी हाई रिएक्टिव मेटल को, हाई रिएक्टिव मेटल्स को क्या कभी डिस्प्लेस कर पाएगा क्या बेटा, कभी नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखो कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, मतलब हाई रिएक्टिव मेटल्स, वो लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, और जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं जो नीचे आते हैं सीरीज में, क्या वो हाई रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो क्या कोई रिएक्शन हो पाएगी क्या बेटा, नहीं हो पाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आगे इसी सवाल को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। 2 मिनट आप लोग इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो हम लोग
देखते हैं इसके क्वेश्चन, है ना। ये देखो, इसमें इसने क्या किया बेटा, मेटल ए लिया और उसको आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिली। तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि सर ने अभी बोला कि अगर मेटल ए लो रिएक्टिव है तो क्या ये हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या बेटा? नहीं। अगर नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, मतलब ये एक ऐसा रहा होगा, लो रिएक्टिव रहा होगा। अगर हाई रिएक्टिव होता तो इसको तो आराम से डिस्प्लेस कर देता और रिएक्शन हो जाती, पर ये डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। पर वही सेकंड सवाल देखो कि जो ये मेटल ए है वो क्या कर पा रहा है बेटा, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके डिस्प्लेस कर पा रहा है, मतलब ए कैसा रहा होगा? सर ने बताया है कि हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, मतलब कि ऐसा हाईली रिएक्टिव मेटल होगा कोई ना कोई, मतलब ऐसा मेटल होगा जो कॉपर से ऊपर आ रहा है ना। अब कॉपर से ऊपर बेटा बहुत सारे मेटल्स आते हैं, हाइड्रोजन है, जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, तो सारे के सारे ही क्या करेंगे बेटा, कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, हो जाएगी। सेम टू सेम इधर देखो बेटा, बी मेटल आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है, मतलब कि बी भी कैसा होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। हाईली रिएक्टिव तभी क्या कर पा रहा है बेटा, इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, मतलब आयरन से ऊपर जितने भी हैं रिएक्टिविटी सीरीज में सारे के सारे क्या हो सकते हैं बेटा, बी मेटल हो सकते हैं, और सारे के सारे इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो अब अगला क्या बेटा, बी मेटल को हम लोग किससे रिएक्ट करा रहे हैं, जिंक सल्फेट से, है ना। तो रिएक्शन नहीं हो रही है, नहीं हो रही तो सर ने बताया था कि लेस रिएक्टिव होगा। अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो कैसा मेटल रहा होगा बेटा, लेस रिएक्टिव होगा। अब लेस रिएक्टिव मतलब जिंक से जितने भी नीचे मेटल्स आएंगे, जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे मेटल्स आएंगे, वो क्या इससे रिएक्शन करके डिस्प्लेस कर पाएंगे क्या बेटा, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही आपके जितने हैं बेटा सारे के सारे रिएक्शन दिए हैं, 3-4 मैं आपको करा दिया हूं, 3-4 जो आपको दिए आपको खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। अटेम्प्ट करके आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को पिन कर दीजिएगा, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, तो कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन भी आएंगे आपको मिलते रहेंगे। प्लस आप जो भी चीजें हैं, है ना, कोई भी डाउट आता हो तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपका, है ना, बिल एक्सप्लेन करके जवाब देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते, बाकी सारे के सारे इसी मेन कॉन्सेप्ट को समझना था। कॉन्सेप्ट आपको समझ आए तो बाकी क्वेश्चन आप क्या करो बेटा, वीडियो देखते देखते प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो बेटा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी है ना, ये देख लेना, है सिल्वर है, नीचे गोल्ड है, दिया हुआ है, तो आपको लिखना है, ठीक है ना। जिंक इसके नीचे कौन आएगा, है ना, आयरन, कॉपर, ये सब आपको रिएक्टिविटी सीरीज में आपको लिखा चुका, आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो रिएक्शन के सवाल इस चैप्टर से तो आपके गलत नहीं होंगे, है ना। सिली मिस्टेक कर सकते हो, बाकी गलत नहीं होंगे, इसलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। एक चीज आप गांठ बांध लो, एक चीज आप याद रखो बेटा, कि जब कभी भी मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एक गैस हमेशा निकलेगी, कौन सी है बेटा, हाइड्रोजन गैस, है ना। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक आप कहीं भी ऐसी रिएक्शन देखो जहां मेटल, है ना, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सी गैस हमेशा रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। इसको गांठ मान लो, हमेशा यही गैस ही रिलीज होगी। देखो इधर आयरन है, रिएक्ट किया किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, है ना, और क्या बना दिया बेटा, आयरन सल्फेट, और कौन सी गैस रिलीज की गई, H2। चाहे आप इधर HCl ले लो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, कोई भी एसिड ले लो, ठीक है ना, कौन सी गैस हमेशा रिलीज होगी बेटा, H2 गैस ही रिलीज होगी। तो रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन बेटा, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों सर, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ आयरन है, आयरन तो ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो आयरन क्या कर देगा बेटा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल गया, और ये क्या बन गया बेटा, आयरन सल्फेट। तो आपने देखा, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आप ये तुरंत क्या कर सकते हो बेटा, क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट जो आपको नहीं समझ, मतलब चीजें जो आपने नहीं पहले पढ़ा है, नई नई चीजें आपके सामने आ रही है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, आपके लिए आगे एग्जाम में क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये चीज आप याद रखो कि मेटल कभी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज करेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यही सेम रिएक्शन है बेटा जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, कि अगर जिंक को हम लोग आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो अब तो हम सर
होशियार हो गए। होशियार कैसे, हमको पता है सर कि जिंक जो होता है, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर हमने जिंक की रिएक्शन आयरन सल्फेट से की तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और आयरन हमको सॉलिड फॉर्म में बाहर मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज की एप्लीकेशन अगर आपको पता है तो आप सीधे क्या करोगे बेटा, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आपने देखा होगा कि एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज, उससे कितने सारे सवाल क्या हो रहे हैं बेटा, क्वेश्चन सारे के सारे क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ना, बाकी क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली क्या होंगे बेटा, सॉल्व होंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अब अगला बेटा, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। देखो अब ये इधर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज का, अब हम लोग पढ़ेंगे डॉट स्ट्रक्चर का। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ चीजें आपको याद रखना है। पहला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लुइस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था बेटा, दिया था। सेकंड, इसमें हम लोग करते क्या है बेटा, कुछ नहीं करते। ठीक है ना। जो आपको मेटल दिया है उसका आप क्या करो बेटा, साइन लिखो। जैसे सोडियम है, सोडियम का आप इधर क्या करो बेटा, साइन लिखो। आपको पता होगा सोडियम का साइन क्या होता है, कैपिटल एन स्मॉल ए। फिर आपको क्या करना बेटा, सेकेंड स्टेप में सोडियम का एटॉमिक नंबर लिखना है। क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना, जो कि आपको पता है 11 होता है। फिर इसके बाद इसका कन्फिग्रेशन कर दो। तो अपन 9th में पढ़े थे बेटा नील बोर, जिन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था 2n² का। n इधर क्या कहलाता है बेटा, n ऑर्बिट को बताता है। अगर n पहली ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। अगर दूसरी सेल है तो n की वैल्यू 2 रखोगे, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, ऐसे ऐसे करके क्या जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है सेल में। तो वैसे ही सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। एक कॉन्सेप्ट और याद रखो कि जितना एटॉमिक नंबर होता है बेटा, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। आपको पता होगा कि एटम 3 चीजों से मिलकर बना रहता है, 9th में पढ़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं रहता। तो जितना भी ये एटॉमिक नंबर है ना, उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे बेटा, आपके प्रोटॉन्स होंगे। तो 11 एटॉमिक नंबर, तो 11 नंबर ऑफ क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन्स होंगे। पी से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहता है इसलिए पॉजिटिव। और एक कॉन्सेप्ट और याद रखो, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अगर 11 प्रोटॉन्स तो 11 ही क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने नेगेटिव उतने ही क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज। एक दूसरे को कैंसिल करके एटम को क्या बना देंगे, न्यूट्रल बना देंगे। तो पहला मेरे को क्या करना है बेटा, कि मैंने देखा किसका मेरे को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तो सबसे सोडियम है, तो मैंने क्या किया बेटा, उसका साइन लिखा, उसका एटॉमिक नंबर लिखा। एटॉमिक नंबर से मेरे को ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सिंपल से याद रखो, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं इनकी फिलिंग करूंगा। फिलिंग मेरे को पता कैसे होगी बेटा, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, 18, 32। तो पहली सेल में मैं 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। यहां तक जब मैंने इलेक्ट्रॉन डाले तो मेरे को क्या पता चला, हाँ सर पहली में तो 2 आ गए, दूसरी में 8, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। मेरे पास बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं सर, जा तो 18 सकते, पर 18 तो मेरे पास है नहीं, है तो मेरे पास कितना बेटा, 1। तो तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 1। इतना हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, डॉट आपको क्या बता रहा है, ये जो डॉट है बेटा, डॉट एक्चुअली में आपको क्या बता रहा है, 1 डॉट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। 1 डॉट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन बता भी कहां के रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आपको कहां के बता रहा है बेटा, वैलेंस सेल के बता रहा है। किसके बता रहा है, वैलेंस सेल के, या फिर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, बताता है। ठीक है ना। तो सोडियम की पहली सेल ये है, दूसरी सेल ये है, तीसरी आखिरी सेल कौन सी बेटा, ये। तो हमको इस सेल में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमको वो बताना है बेसिकली, सीधी सी बात है। तो अब सोडियम है बेटा, तो सोडियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर 1 ही है, तो मैं क्या करूंगा, 1 डॉट लगा दूंगा। ये सोडियम का क्या बन गया बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पहले सेल में होंगे उतने ही आप क्या करो, वो जो एटम है ना, जो भी एलिमेंट है उसके साइन के ऊपर उतने ही क्या करो बेटा, डॉट लगा दो। यही क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है ना। तो इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला हम लोग देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हमको किसका बोला गया है, अब हमको बोला गया है ऑक्सीजन का बनाओ और मैग्नीशियम का बनाओ। बना देंगे सर, अब तो हम सीख गए हैं। तो सबसे पहली स्टेप हमको क्या करना है सर, कुछ नहीं, जो है एलिमेंट दिया उसका साइन लिखो। तो ऑक्सीजन का साइन क्या होता है सर, O।
कैपिटल हो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 8, अगर 8 एटॉमिक नंबर तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। भरो सर, पहली सेल में 2 जा सकते हैं, दूसरी सेल में जा तो 8 सकते हैं, पर मेरे पास सर 8 थे तो पहली में 2 चले गए तो 6 ही बचे, ठीक है ना। तो अब इतना कर दिया, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। तो अब अगली स्टेप में क्या करना, डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो आप क्या करो, एलिमेंट का साइन लिख लो। अब इसकी ऑक्सीजन की लास्ट सेल कौन सी होगी सर, ये वाली लास्ट सेल है, और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो एक इलेक्ट्रॉन एक डॉट को बताता, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 डॉट को। तो आप क्या करोगे सर, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब आपका होमवर्क है बेटा कि आप मेरे को मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या करोगे, ड्रॉ करोगे और कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो चलो बेटा हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सिंपल वाले हो गए। अब कुछ हम लोग क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कंपाउंड वाले देखते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो मैं एक आपको समझा भी देता हूं। जैसे एक आपको कई बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है बेटा CH4 का। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, एक चीज याद रखो, जब भी ऐसा है ना कंपाउंड का आपको ड्रॉ करने के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इसमें एक चीज याद रखना, जो कम नंबर है ना, कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन 4 है, जो कम नंबर में उसको सेंट्रल एटम मान लो। क्या मान लो बेटा, सेंट्रल एटम। तो ये कार्बन क्योंकि कम नंबर में एक ही है, हाइड्रोजन तो 4 है, तो कार्बन कम है तो इसको हमने सेंट्रल एटम मान लिया। बाकी जो सराउंडिंग एटम होंगे बेटा, ये हाइड्रोजन क्या है, नंबर में ज्यादा है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, सराउंडिंग एटम हो जाएंगे। तो कार्बन के चारों साइड ऐसा हमने लिख दिया। क्या किया बेटा, कार्बन के हमने चारों साइड क्या किया, सराउंडिंग एटम लिख दिया। अब मेरे को पता है, आप रफ वर्क में कर लोगे, सर कार्बन है, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 2,4। तो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सर, 4। कितने आएंगे, 4। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 डॉट कार्बन के 1 2 3 4 डॉट आप क्या कर दो बेटा, रख दो, कार्बन का हो गया। अब सर कुछ मत करो, रफ वर्क में एक काम कर लो सर, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट सेल ही पहली ऑर्बिट हो जाएगी, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है बेटा है। तो इस हाइड्रोजन के पास भी एक, ये हाइड्रोजन के पास भी एक, क्योंकि सब इंडिविजुअल हाइड्रोजन है ना, अलग अलग, हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में। आप क्या करो बेटा, रख दो। ये क्या बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका, CH4 का। देखो कितना आसान। पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, एग्जामिनर को कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, चलो एक को हम लोग डॉट मान लेते हैं, मान लो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डॉट मान लेते हैं, है ना। अब हमको पता नहीं चलेगा ना कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन कार्बन का, कौन सा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, क्रॉस मान लेते हैं। तो आप जहां हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिखो उनको ऐसे ऐसे क्रॉस कर दो, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। और कोई दिक्कत नहीं, आप डॉट डॉट भी लिखे रहने दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको डॉट हटा के क्रॉस कर दिया, ताकि आप ये जान सको कि ये चारों कार्बन के इलेक्ट्रॉन है और ये क्रॉस क्रॉस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे सिंपल हम लोग को क्या बनाना है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो ये स्टेप आप फॉलो करोगे तो कभी भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था बेटा इसमें, हाँ, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इसमें भी आप हम लोग क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देखो बेटा, जो बॉन्ड्स होती हैं, है ना, सबसे पहले समझो बॉन्ड्स क्या है ना। बॉन्ड्स क्या करते हैं बेटा, जो दो एटम को, है ना, जो दो एटम को जोड़ने का काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स बोलते हैं। मान लो H2 है ना, H2 एक मॉलिक्यूल है, तो एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, अब ये दोनों जुड़ के H2 बने होंगे ना, तो इनको जोड़ने का काम कौन करती है बेटा, बॉन्ड करती है। कौन करती है, बॉन्ड, है ना। एक ग्लू जैसा नेटवर्क होता है जो क्या करती है बेटा, एलिमेंट्स को जोड़ने का काम करती है, उसको हम लोग बॉन्ड्स बोलते हैं। दूसरी चीज याद रखो बेटा, बॉन्ड्स अगर मेरे को बनाना है तो एक बॉन्ड बनाने के लिए, एक बॉन्ड अगर मेरे को बनाना है तो मिनिमम मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत मेरे को पड़ती है। तो मिनिमम मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। क्यों सर,
एक इलेक्ट्रॉन तो ये हाइड्रोजन लेके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेके आएगा, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लाया और क्या बना लिया, बॉन्ड। तो मिनिमम मेरे को अगर बॉन्ड बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये क्या होती है बेटा, बॉन्ड होती है। ठीक है, अब बॉन्ड भी 2 टाइप की होती है बेटा, जो हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है। पहली बॉन्ड होती है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड बॉन्ड होती है बेटा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है बेटा, देखो कोवेलेंट बॉन्ड को सिंपली हम लोग इससे, है ना, सिंपल लाइन से, जो मैंने बॉन्ड बनाई ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंपल लाइन से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आयनिक बॉन्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फॉर्म में रहते हैं। एक पॉजिटिव आयन होगा तो एक नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। अब समझो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनती बेटा, अगर हमको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगी बेटा जब क्या हो जाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। पर अगर मेरे को आयोनिक बॉन्ड बनानी है ना, ये नाम से ही समझ आ रहा है, आयन, आयन मतलब चार्ज होगा, आयनिक बॉन्ड बनानी है तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा बेटा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है सर, इंग्लिश में लिख दिया, बता दिया, पर समझाओ तो कि है क्या। आपने बोल तो दिया सर म्यूचुअल शेयरिंग, तो कैसे म्यूचुअल शेयरिंग, ये भी आपने बोल दिया कंप्लीट ट्रांसफर, तो कैसे कंप्लीट ट्रांसफर, समझते हैं। ठीक है, इधर मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, मेरे को बनानी है, ठीक है। मान लो हाइड्रोजन के बीच बना रहा हूं, ठीक है ना, मान लो मेरे को H2 है, इनके बीच में मेरे को बनानी है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सर हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के पास। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, 2 ही हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये हाइड्रोजन इधर खड़ा है, ये हाइड्रोजन इधर खड़ा है। अब दोनों को बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाने के लिए जरूरत किसकी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि काश मेरे को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो मेरी जो सेल है, मेरी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, और मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। एक चीज याद रखो आप, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि अगर आपके किसी भी सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 8 हो, या तो 18 हो, 32, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। हमेशा एटम अपनी सेल में इस रेशो में इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ना। इसी को हम लोग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, है ना। इसी में ही हम लोग एक ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, है ना, बता ही देता हूं। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है बेटा, बैलेंस सेल में मिनिमम आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी भी एटम के बैलेंस बोले तो आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा होता है बेटा, मोस्ट स्टेबल होता है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो हर एटम यही चाहेगा कि मेरे बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। फिर आप बोलोगे सर हाइड्रोजन तो चाहे के भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो हाइड्रोजन ये चाहेगा कि मिनिमम 8 अगर नहीं हो रहा तो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो हो ही जाए, ताकि मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल। इधर इसी चीज के बेटा, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अभी हाइड्रोजन क्या चाहेगा, 8 तो मैं जीवन में नहीं कर सकता, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और कोई दे दे तो मेरा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा, तो मैं भी कैसा हो जाऊंगा, स्टेबल। पर ये हाइड्रोजन भी क्या सोचेगा कि हाँ यार मेरे को भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं भी क्या करूंगा, मेरे भी 2 हो जाएंगे, मैं भी स्टेबल। अब दोनों क्या है, असमंजस में, पर दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। तो ये बहुत देर तक एक दूसरे को घूरेंगे और सोचेंगे कि वो मेरे को दे दे, वो मेरे को दे दे। फिर क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद इनके बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट कैसा, ये हाइड्रोजन बोलेगा इस वाले हाइड्रोजन को कि एक काम कर, तू अपना इलेक्ट्रॉन इधर सामने रख, बोलेगा ठीक है। अब ये हाइड्रोजन इसको बोलेगा तू भी अपना इलेक्ट्रॉन सामने रख, तो ये भी बोलेगा ठीक है। दोनों ने क्या किया बेटा, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, सामने रख दिए, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये लोग म्यूचुअल शेयर कर लेंगे, जैसे कॉन्ट्री होता है ना, म्यूचुअल शेयर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं। आए समझ में, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के। ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं बोल सकता कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेरे हैं, नहीं, कॉन्ट्री किया गया है, इसका भी इलेक्ट्रॉन गया, उसका भी गया, ठीक है ना। तो दोनों के ही क्या है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों की क्या हो गई बेटा, वो भी खत्म हो गई, है ना, लड़ाई भी खत्म हो गई। इसको भी 2 चाहिए था, इसको भी 2 चाहिए, तो दोनों को क्या मिल गया बेटा, 2। तो इन्होंने क्या बना ली बेटा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन गई बेटा, बॉन्ड बन गई,
तो ये कैसी बॉन्ड कहलाएगी बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग से, अपना इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग से ही क्या बन गया बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये कहानी आपकी पूरी किसकी थी बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड की थी। ठीक है, तो इसको आप इसको नोट डाउन कर लो। एक आध एग्जांपल आपको और दे दूंगा कोवेलेंट बॉन्ड का, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयनिक। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इस म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है ना, क्योंकि दोनों को ही जरूरत है। ये भी चाहेगा कि मेरे जो ऑक्टेट है ना, मेरा जो बैलेंस सेल है वो स्टेबल रहे, वो भी चाहेगा कि मेरा बैलेंस सेल स्टेबल रहे, है ना। तो इस कारण से दोनों लास्ट में एक एग्रीमेंट में आएंगे कि मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन सामने रखता हूं, तू भी रख। जितने की कमी, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन सामने रखा। दो दो की होती तो दो दो रखते, तीन तीन की होती तो तीन तीन, क्योंकि मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बन सकते हैं, 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनेंगे, याद रखो। क्योंकि बॉन्ड तोड़ना हो चाहे बॉन्ड बनाना हो, बहुत एनर्जी वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बेटा कि आप कोई भी एलिमेंट लिया उसके बीच 4 5 8 10 बॉन्ड बना दिए, नहीं, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकती, जैसे जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच होती 3 बॉन्ड, है ना। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड होती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स के बीच में, 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड ही मैक्सिमम बन सकती है, उससे ज्यादा कभी भी बॉन्ड नहीं बनेंगे। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको एक आध दो एग्जांपल और बताता हूं, फिर आयनिक बॉन्ड देखते हैं। ठीक है, तो अब समझो, एक आध एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, जैसे ऑक्सीजन का बताता हूं, O2, है ना। 2 सेकंड, O2। अब O2 में देखना बेटा, मॉलिक्यूल है, मतलब ये O2 मॉलिक्यूल कब बना होगा, जब O और O के बीच क्या रहा होगा बेटा, बॉन्ड रहा होगा। अभी डबल बॉन्ड कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूं। है दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड ही, ठीक है ना। ये साइन आपको कहीं भी देखने को मिले, समझ जाना कोवेलेंट बॉन्ड ही। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर लो सर 8 होता है, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में सर 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में भी क्या होगा सर, दूसरे वाले 2 ऑक्सीजन ना, तो पहला वाला है, दूसरे वाले ऑक्सीजन में भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिंपली अपन को कुछ नहीं करना है, एक ऑक्सीजन ये लो, एक ऑक्सीजन ये लो। अब इनके बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करो बेटा, रख दो। बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन किस में, डॉट फॉर्म में रख दो। 2 3 4 5 6 रख दिया। इस ऑक्सीजन के भी रख दो बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के जो भी बैलेंस सेल में थे डॉट फॉर्म में रख दिए। 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 डॉट हम लगा दिए। अब देखो, अब ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि काश मेरे को कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा और मैं कैसा हो जाऊंगा, स्टेबल। वैसा ये ऑक्सीजन भी चाहेगा कि मेरे को कोई क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मेरे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मेरा ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा। पर ये बहुत देर तक एक दूसरे को घूरेंगे, देखेंगे कि शायद दे दे, शायद दे दे, पर दोनों की मजबूरी बेटा, दोनों को इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। तो दोनों के एग्रीमेंट पे आएंगे। एग्रीमेंट पे क्या आएंगे बेटा, ये ऑक्सीजन इससे क्या बोलेगा, तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन पास सामने रख, है ना। बाकी इलेक्ट्रॉन तो ये 4 क्या रखेगा, है ना, सामने रख। ये भी क्या बोलेगा, तू भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या रख, सामने रख। बाकी इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने भी पास रख दिए, इसने भी क्या कर दिया बेटा, मिडिल में रख दिया, कॉन्ट्री कर लिया। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, क्या इस ऑक्सीजन के हैं क्या बेटा, नहीं। क्या इस ऑक्सीजन के हैं क्या बेटा, नहीं। ये 4 ऑक्सीजन इन दोनों के हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के ही है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ठीक है। अब इनका बॉन्ड देख लो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, है ना। अब देखो इनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं। अब देखो ये ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के भी कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट बन गया, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग से उन्होंने बॉन्ड बनाई, दोनों के ऑक्टेट भी पूरे हो गए और दोनों कैसे हो गए बेटा, स्टेबल हो गए। कैसे हो गए, स्टेबल हो गए। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते। तो इधर कैसी बॉन्ड बनी, डबल बॉन्ड बनी। कैसी बॉन्ड बनी बेटा, डबल बॉन्ड बनी। सिमिलरली N2 आपका होमवर्क है बेटा, करके बताना कि N2 में कैसे N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है, कमेंट बॉक्स में करके आप लोग रिप्लाई करना, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको पूरा कोर कॉन्सेप्ट किसका समझा दिया, कोवेलेंट बॉन्ड का। अब हम लोग अगला आयनिक बॉन्ड का समझते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा अब हम लोग आयनिक बॉन्ड देखते हैं। अब आयनिक बॉन्ड में क्या बोल रहे थे सर, आयनिक बॉन्ड में मैं क्या बोल रहा था
कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। किसका हो रहा है बेटा? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, है ना। मान लो मेरे को NaCl, अब NaCl के बीच आयनिक बॉन्ड बन रहा है। कैसा बनता है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कैसे आयनिक बॉन्ड बन रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो बेटा? सोडियम लिखो। सोडियम का भी हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसका हमको इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल का ही देखना है, लास्ट सेल का ही देखना है। क्यों? क्योंकि सर ये वाली सेल तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। वो चाहेगा कितना कि मिनिमम 8 तो बने, मेरा ऑक्टेट पूरा हो। अगला क्लोरीन का देखो बेटा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 8 7। क्यों सर? थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 18 तो है नहीं, तो 7 चले गए। ठीक है ना, तो ये चलेगा। अब इसके पास बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों की बैलेंस सेल उठाओ, दोनों की आखिरी वाली सेल उठाओ। ये तो ऑलरेडी स्टेबल, इनको क्या गड़बड़ करोगे, है ना। इनको छेड़ने से कोई मतलब नहीं। अब देखो, अब सोडियम क्या चाहेगा कि काश मेरे को कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरा क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा, और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्लोरीन क्या चाहेगा? काश मेरे को क्या करे, कोई एक ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे दे तो मेरा क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि चाहे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो बेटा, है ना, चाहे बॉन्ड का आप तोड़ रहे हो, है ना, डिसोसिएट कर रहे हो बॉन्ड को, दोनों ही क्या होते बेटा? बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? मैक्सिमम कोई भी एटम हो, मैक्सिमम क्या कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, लूज कर सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बेटा? गेन कर सकता है। उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ना 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लूज कर सकता, ना 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा गेन कर सकता, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है। ठीक है, अब जो सोडियम है, सोडियम चाहता कि मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन क्या हो मिल जाए तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, पर ये सोडियम के लिए पॉसिबल नहीं। क्यों? अभी मैंने बताया कि बेटा मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप ये गेन नहीं कर सकते हो, ना 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लूज कर सकते हो। पर इसके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है सोडियम के पास। सोडियम बोलेगा चलो गेन तो नहीं कर पा रहा हूं, पर 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने लूज कर दिया, किसी को दे दिया, तो मेरी बैलेंस सेल ये वाली बन जाएगी। ये वाली सेल तो खाली हो जाएगी ना, 1 इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, दे दिया किसी को, तो ये वाली क्या हो जाएगी बेटा? लास्ट सेल इसकी ये बन जाएगी। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा। और यही क्लोरीन को क्या लालच है? क्लोरीन चाहता है कि कोई मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरा ऑक्टेट क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो दोनों ही एक दूसरे की क्या कर दिए बेटा? मदद कैसे? सोडियम क्या करेगा बेटा? अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। तो इसको एक्चुअली में हम लोग जैसे एग्जाम पेपर में सॉल्व करेंगे वैसे बना लेते हैं। तो ये सोडियम है, सोडियम के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 डॉट से हमने शो कर दिया। ये क्लोरीन है, क्लोरीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 7, शो कर देते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा? ये इसको क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया बेटा? लूज कर दिया। लूज करके किसको दे दिया? क्लोरीन को। तो क्या बन जाएगा बेटा? फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? NaCl। पर एक चीज आप याद रखो, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, है ना। तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है बेटा? कैटायन, और नेगेटिव मतलब क्या होता है? एनायन। तो इनके बीच में क्या बन गई बेटा? आयनिक बॉन्ड बन गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डिफरेंट चार्ज क्या रहते हैं? जब डिफरेंट चार्ज रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो बना बेटा, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो अब ये देखो, इसने पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया कि नहीं किया? किया। तो इसीलिए क्या हुआ बेटा? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आयोनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो आप सारे के सारे सवाल क्या कर सकते हैं बेटा? इससे प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम लोग सवाल देखते हैं आयोनिक बॉन्ड के ऊपर, है ना। अब तो आप लोग को आसानी से सवाल समझ में आ जाएंगे। तो जो आपको बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था? ये देखो, सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने देखा तो आपको समझ में आ गया किसकी बात कर रहा है बेटा? ये आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आयोनिक बॉन्ड। तो ये देखो, ये सोडियम है ना, स्ट्रक्चर क्या है ड्रॉ कर देते हैं। वो आपको क्या बोल रहा है बेटा? Na2O का हमको बनाना है। 2 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं सर। Na 2 सोडियम ले लिया, इधर मैंने क्या ले लिया? 1 ऑक्सीजन ले लिया।
अब मेरे को पता है सर मैं रफ वर्क में कर लूंगा, मेरे को पता है सर सोडियम के जो बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, तो मैं सोडियम के ऊपर क्या लगा दूंगा, 8 डॉट, इसके ऊपर भी कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का भी मेरे को पता है सर, ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है सर, तो इसके भी मैं बैलेंस शेल में क्या लिख लूंगा बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मैंने लिख लिया। अब देखो ये सोडियम क्या चाहेगा कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन तो गेन कर नहीं पाऊंगा, तो मेरा क्या हो जाए बेटा, मेरे से कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो मेरी बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ये सोडियम भी यही चाहेगा, पर ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि मेरे को कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अगर मेरे को कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो मैं क्या करूंगा बेटा, मेरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मैं कैसा हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। तो इसके पास ऑप्शन है, ये क्या करेगा, सोडियम ये देना चाहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इससे ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से ले लेगा। ये भी देना चाहता है, ये भी देना चाहता है, और इसको तो जरूरत ही है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो क्या बन जाएगा बेटा, Na, 2 सोडियम है, Na2, इधर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज लगेगा बेटा, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगेगा बेटा, एक ही ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन कितना नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है, 2, है ना। तो स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाएगा बेटा, Na2O, तो Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, क्या हो जाएगा बेटा, आ जाएगा। यही आपका क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड। आप बोलोगे सर Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्यों है बेटा, एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो एक सोडियम एक ही कर रहा है, पर यहाँ एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए हमने शो किया, ये एक का शो कर रहा है कि एक सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन लूज किया है, उसका शो कर रहा है। तो हमारा क्या बन गया बेटा, Na2O का स्ट्रक्चर। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, समझ में आया तो बहुत ईजी, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन देख लो, इसको आप लोग लिख लो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है बेटा MgO, है ना, MgO को भी ऐसे ही बनाना है, ये मैं आप लोग को होमवर्क देता हूं, ठीक ना। आप लोग इसको घर जाइए करिए अपने से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना, उसमें मैं चेक करके आपको जरूर फीडबैक दूंगा, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने रिएक्टिविटी सीरीज से पढ़ा, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी। अगर हमको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो हमको ज्यादातर रिएक्शन के सवाल हो रहे थे। दूसरा कोर कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा बेटा, बॉन्ड्स क्या होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है ना, इसके बारे में हमने समझा। इसी बीच में हमने मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी, मेलिबिलिटी है, डक्टिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, ये सब क्या होता है, ज्यादा होता है, और नॉन मेटल का क्या होता है, कम होता है। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स की पढ़ी, जैसे सोडियम बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पे रहता है, ठीक है ना। वैसे ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में हमने जाना, सिल्वर है, गोल्ड है, आपका मरकरी है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में जाना। तभी तक हमने ये सारी चीजें क्या की है बेटा, कवर की है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो मेटल एंड नॉन मेटल में हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें हमने 40-50% चीजें कवर कर ली, ठीक है ना। बाकी चीजें आपकी और आगे आते जाएंगी, तो मैं ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्या करूंगा, रिवीजन कराते जाऊंगा। तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं बेटा। अब अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, आयनिक कंपाउंड का क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों सर, आयंस है ना, अगर आयंस होंगे तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है सर, जो चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या छोड़ना चाहेगा क्या, नहीं। डिफरेंट चार्ज डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो दोनों के अलग चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करके रखेंगे, अट्रैक्ट करके रखेंगे, है ना। इसीलिए इनको अगर मेल्ट करना है तो इनके बीच का अगर ये बॉन्ड तोड़ना तो उसके लिए आपको अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो इसी कारण से इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसी कारण से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। और आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होता है बेटा, क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, क्रिस्टल्स फॉर्म में रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा सॉल्ट है, सॉल्ट का क्रिस्टल पाया जाता है, तो अगर उसको मेल्ट करना है तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं बेटा, कुछ टर्म आपको दी हुई है, इसको हम लोग को क्या करना है, डिफाइन करना है ना। एक आध बार ये आपके PYQ वगैरह में पूछा गया है। देखो मिनरल्स क्या होते हैं सर, कोई भी नेचुरल थिंग, कोई भी नेचुरल चीज जो ऑकर करती है, ये नेचुरल होगी। 2-3 चीजें इसमें याद रखो। पहला तो सर ये नेचर में पाई जाएगी, कहां पाई जाएगी बेटा, ये
मिनरल्स जो होंगे कैसे होंगे, नेचुरल होंगे। कहाँ पाए जाएंगे सर, अर्थ क्रस्ट में पाए जाएंगे, है ना। अपनी अर्थ होती है ना बेटा, उसमें क्रस्ट, मेंटल कोर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, क्रस्ट में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, नेचुरल होते हैं। कैसे होते हैं, बायोटिक होते हैं क्या, नहीं, एबायोटिक होते हैं, ठीक है ना। और ये कई मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होते हैं बेटा, बनते हैं। इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। ये देखो, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑकर्स इन नेचर एज इन कंबाइंड स्टेट में भी रहते हैं, है ना। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मिनरल्स बोलते हैं। और हर मिनरल का, है ना, कोई भी आयरन है उसका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, है ना, निकल है उसका अलग होगा, कॉपर है उसका अलग होगा, हर मिनरल का उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है बेटा, और क्या होता है, देखो जब भी आप किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, है ना, किसी भी मेटल को जमीन के नीचे से निकालते हो, मान लो आयरन निकाल रहे हो, तो क्या पूरा का पूरा आपके पास आयरन आ जाएगा क्या बेटा, नहीं। एक्चुअली में जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जमीन से वो ओर निकालते हो। क्या निकालते हो, ओर। तो मिनरल्स क्यों और क्यों बोलते बेटा, उसमें आपका आयरन भी रहेगा। अगर आप आयरन का ओर निकाल रहे हो तो आयरन भी रहेगा, आयरन के साथ साथ इंप्योरिटीज भी रहेंगी, दूसरे मिनरल्स भी रह सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी रह सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओर बोलते हैं। तो जो हम लोग जमीन के नीचे से निकालते हैं वो ओर होता है। फिर इस ओर को हम लोग कहां ले जाते हैं बेटा, स्मेल्टिंग कराने के लिए ले जाते हैं। स्मेल्टिंग क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे इस ओर को हीट करते हैं। हीट करते हैं तो बेटा जो हमारा डिजायर्ड मिनरल है, जैसे हमको आयरन निकाल रहे हैं तो आयरन अलग हो जाएगा, बाकी इंप्योरिटी क्या हो जाएंगे बेटा, अलग हो जाएंगे। तो एक्चुअली में जो आप जमीन के नीचे से निकालते हो, डायरेक्ट मिनरल नहीं निकालते, ओर निकालते हो, फिर ओर को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो जिसको स्मेल्टिंग बोलते हैं, और उससे आप क्या करते हो, मिनरल को अलग करते हो और इंप्योरिटी को क्या करते हो बेटा, अलग करते हो। ये देखो, और क्या होता है, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड और। तो जिससे हम लोग मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग और बोलते हैं। फिर गैंग क्या बेटा, जो भी इंप्योरिटीज आप अलग कर रहे हो मिनरल्स में से, है ना, जो भी मिनरल्स में से आप मेटल को साइड कर लिया, इंप्योरिटीज आप जो भी अलग कर रहे हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गैंग बोलते हैं। तो जनरल सी तीन टर्म है ना, मिनरल, और गैंग। एक्चुअली में गैंग पूछा जाता है ना, तो गैंग याद रखो। गैंग क्या होता है, जो मिनरल्स में इंप्योरिटीज है ना, इस इंप्योरिटीज को अलग कैसे करते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस से। किससे बेटा, स्मेल्टिंग प्रोसेस से अलग करते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है दो ऐसे मेटल बताओ जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट क्या है, अकेले, आइसोलेट, उनके साथ कोई और मेटल्स लगे हुए नहीं रहते, मतलब बॉन्ड बना के नहीं रखते हैं। सीधी सी बात, आप सिंपली बता दोगे सर जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे तो बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे से, पर जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होंगे, जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते बेटा, जो अकेले पड़े रहते हैं, है ना, मेरे को तो किसी से मतलब ही नहीं है ना, कोई रिएक्शन शो नहीं करते, अकेले में ही खुश है, उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मेटल जो फ्री स्टेट में रहते हैं। जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं बेटा। ये अकेले ही नेचर में क्या करते हैं, प्योर फॉर्म में क्या होता है बेटा, पड़े रहते हैं, है ना, ज्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, फ्री स्टेट में ही क्या रहते हैं। इसलिए इनका जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो इनकी इंप्योरिटी हटाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि नेचर में लेस रिएक्टिव है। तो फ्री स्टेट में ही क्या करते हैं बेटा, ज्यादातर ये प्योरेस्ट फॉर्म में ही क्या होता है, नेचर में पाए जाते हैं, और सरफेस में ही क्या होते हैं बेटा, पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको लिखा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, तो याद रखना इनको, है ना। अब हम लोग को क्या करना बेटा, कौन सी केमिकल प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं अगर मेटल को हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना उसकी ऑक्साइड में से, है ना। तो देखो दो प्रोसेस होती है बेटा, है ना, एक कैल्सिनेशन होता है, एक रोस्टिंग होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो दो प्रोसेस हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ और में हम लोग पढ़ते हैं, एक कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग है। तो कैल्सिनेशन क्या है, अगर हम लोग मेटल के ऑक्साइड को अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो उसको हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। पर इसमें सवाल क्या पूछा है, विच केमिकल प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन मेटल। अगर ऑक्साइड से हमको मेटल ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सी प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, देख लो। हीटिंग करेंगे, ऑक्साइड है, इसको कार्बन की प्रेजेंस में आप हीट करो तो आपका मेटल जिंक जो है अलग मिल जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी बेटा, अलग हो जाएगी, ठीक है ना। उसी प्रकार से MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, इससे हम लोग को निकालना है, मैग्नीज निकालना है, तो इसको एल्यूमिनियम से रिएक्शन शो कर दो। क्यों सर, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये क्या कर जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, तो मैग्नीज हमारा अलग हो गया और Al2O3 अलग हो गया। और ये कैसी रिएक्शन होगी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ऑक्साइड से निकालने के लिए जो भी
उससे ज्यादा रिएक्टिव, उससे आप रिएक्ट करा दो। जैसे जिंक से कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और क्या करेगा, जिंक अलग हो जाएगा। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है उससे आप रिएक्ट करा दो। इधर MnO2 मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम से मैंने इसको रिएक्ट कराया इसकी मैग्नीज की ऑक्साइड को, तो एल्यूमिनियम क्या किया बेटा, ऑक्साइड को लेके बाहर चला गया और हमारा प्योर मैग्नीज हमारे पास मिल गया। सेम इसी प्रकार से जिंक में भी हुआ, प्योर जिंक मिल गया, कार्बन क्या किया बेटा, ऑक्सीजन को हटा दिया। तो ये प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, वो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग भी आप क्या करो बेटा, याद रखो। जनरली हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किसके लिए यूज करते हैं, जो सल्फाइड के ओर होते हैं, है ना, उन सल्फाइड के ओर में से अगर हम लोग को प्योर मेटल चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का यूज करते हैं। तो कैल्सिनेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटिंग करना, है ना, जो भी ओर है उसको इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटिंग करते हैं, और रोस्टिंग में क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस ओर को, सल्फाइड ओर को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड है आपका, तो क्या करोगे, जो हाई रिएक्टिव मेटल है तो कार्बन एल्यूमिनियम है, इनसे रिएक्ट करा दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, हमारा जो डिजायर्ड मेटल है वो हमको मिल जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में, प्योर फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है बेटा, एक चीज और याद रखना कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम, तो अगर उनको हम लोग को ऑब्टेन करना है ना प्योर फॉर्म में, तो उसके लिए हम लोग कौन सी प्रोसेस से करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। आपसे पूछा भी गया कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको अगर हम लोग को प्योर फॉर्म में चाहिए, है ना, ऑक्साइड्स होती है, तो उनकी ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं बेटा, मोर रिएक्टिव मेटल से आप क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, तो हम लोग को इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से क्या हो जाता है, वो मिल जाते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, प्योर फॉर्म में चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, ठीक हो जाएगा बेटा। कि आपके टेबल में एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का, तो वो चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप एक बार लर्न कर लेना। सीधा सीधा दिया, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। वो 3 आपको क्लासिफिकेशन दिया, हाई रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट और लीस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन कौन सी प्रोसेस से क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो हाई रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस से, है ना, और जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं सल्फाइड के और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल जनरली, है ना, इसी इलेक्ट्रोलिसिस से भी आप ले सकते हो, सल्फाइड और से भी ले सकते हो। जनरली वो प्योर फॉर्म में ही रहते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, तो आप लोग देख लेना उसको। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कि मेटल ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वेयर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। मतलब ये आपको 3 ऑक्साइड्स दी हुई है ना, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। इनको हम लोग हीट करते हैं बारी बारी, एक बार जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ और कॉपर के साथ, तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। पर उसके पहले समझ लो, ये भी क्वेश्चन आपके रिएक्टिविटी सीरीज का ही क्या है बेटा, सवाल है। कैसे सर, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, अगर मैं इन तीनों में देखूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा सर, मैग्नीशियम, उससे ज्यादा रिएक्टिव, है ना, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर कौन होगा सर, जिंक, और सबसे कम रिएक्टिव क्या होगा, कॉपर। तो इसमें भी कुछ भी नहीं होगा बेटा, सीधी सीधी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है ना, मान लो मैं जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन में जिंक से कराया, कुछ भी नहीं होगा। क्यों सर, ये भी जिंक है, ये भी जिंक है, वही जिंक ऑक्साइड ही बनना है ना, कौन किसको रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा बेटा ये, क्योंकि दोनों ही सेम रिएक्टिव है। ये जिंक इससे ज्यादा रिएक्टिव है क्या, नहीं। ठीक है ना, अगला, अगर मैं जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराऊं, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन में मैग्नीशियम से कराऊं, सर मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा जिंक को, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा प्लस जिंक बनेगा, जिंक अलग हो जाएगा। यही सारी क्या है बेटा आपकी रिएक्शन है जो आपको सॉल्व करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज लगानी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट आपको खेलना। जो हाई रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर देगा, जो लो रिएक्टिव वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर सेम ही मेटल आ गया तो कहां से डिस्प्लेस होगा बेटा, ये दोनों की, जैसे जिंक ऑक्साइड और जिंक में हुआ, दोनों सेम रिएक्टिविटी के, क्या जिंक इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, कोई भी डाउट हो तो बताना। ये देखो, ये जो मैं आपको बताया, जिंक ऑक्साइड अगर जिंक से ही रिएक्शन करेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी ना बेटा, जिंक और जिंक दोनों की रिएक्टिविटी क्या है, सेम है, तो क्या रिप्लेस होगा क्या बेटा, नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करना बेटा, है ना, और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि किस किस से ये सवाल हो गया है, तो आप होमवर्क रखो इसको, है ना। अगला सवाल है बेटा, विच मेटल डोंट करोड इजिली।
पहले ये समझो करोजन क्या होता है। करोजन का मतलब होता है बेटा मेटल में जब रस्टिंग हो जाती है, एक्सेसिव रस्टिंग, तो मेटल क्या होने लगता है बेटा, डिग्रेडेशन होने लगता है, टूट टूट के गिरने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, करोजन बोलते हैं। तो कौन सा मेटल इजीली करोड नहीं होगा सर, जो न्यूट्रल है ना, जो किसी से रिएक्शन ही नहीं शो कर रहा है ना, हवा पानी किसी से भी रिएक्शन नहीं शो कर रहा, क्या उसमें करोजन का असर होगा क्या बेटा, नहीं होगा। तो जो भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो करोड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर जाएंगे बेटा, इजिली करोड कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, इजिली। ये देखो मोर रिएक्टिव मेटल करोडेड वेरी इजिली, है ना। वही जो लेस रिएक्टिव मेटल होंगे बेटा उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है करोजन के लिए, जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो करोजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। अगला देखते हैं, एलॉय क्या होते हैं बेटा। एक चीज याद रखो, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, है ना। दो या दो से ज्यादा मेटल का जो मिक्सचर होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एलॉय बोलते हैं। ये देखो एलॉय आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर क्या कहलाता है बेटा, एलॉय। तो हमको क्या जरूरत पड़ गई एलॉय बनाने के लिए, सीधी सी बात है बेटा। एक चीज याद रखो, आयरन तो एक मिनरल है, पर स्टील जो होता है, स्टील क्या होता है बेटा, एलॉय होता है। क्या होता है, एलॉय होता है। इसको आप लोग क्या करो, याद रखो, है ना। तो स्टील जो होता है किस किस से मिलकर बना रहता है सर, आयरन होता है, टिन होता है ना, क्रोमियम होता है ना, कोल होता है। तो ऐसे 3-4 मेटल हम लोग क्या करते हैं बेटा, मिक्स करते हैं, और मिक्स करके क्या बना देते हैं हम लोग, एलॉय बना देते हैं। एलॉय बनाने के फायदा क्या है बेटा, 2-4 फायदे। पहला, अगर हम लोग एलॉय बनाते हैं तो एलॉय बनाने से जो एलॉय बनता है, जैसे स्टील बना, तो स्टील क्या होगा बेटा, आयरन, टिन, क्रोमियम इनसे ज्यादा मजबूत होगा। आयरन से भी मजबूत होता है क्या, स्टील, ठीक ना। तो उसकी क्या बन जाती बेटा, हार्डनेस बढ़ जाती, एलॉय की हार्डनेस बढ़ जाती। दूसरा, स्ट्रेंथ बढ़ जाती, है ना, बहुत मजबूत हो जाता है। तीसरा, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है बेटा, हीट की हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, ये सब की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी कारण हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, एलॉय बनाते हैं। तो कुछ एलॉय आप याद रखो, जैसे स्टील, है ना, स्टील एक एलॉय हो। वैसे आप एक एलॉय याद रखो जो बहुत बार पूछा जाता है, एमलगम, है ना। एमलगम क्या होता है बेटा, मरकरी, Hg, है ना। तो मरकरी का जो एलॉय होता है उसको हम लोग एमलगम बोलते हैं। तो जनरली ये जो एमलगम होता है वो डेंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, जब दांतों की फिलिंग वगैरह करते हैं तो उसमें किसका यूज करते हैं बेटा, एमलगम का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखो, ये क्या होता है बेटा, आपका एलॉय होते हैं। अब इसमें से आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। सीधी सी बात है, 1000 बार आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, वही क्या कहलाती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये मैं आपको चारों ही सवाल आपको क्या दे रहा हूं बेटा, होमवर्क दे रहा हूं। इसमें आप पहचानो किसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और किसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और ये होमवर्क आप करके मेरे को कमेंट बॉक्स में, है ना, रिप्लाई करना, ठीक है। तो अगला सवाल देखते, इसको आप होमवर्क रखो बेटा, क्योंकि बार बार हम लोग कई बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके इस चैप्टर में। देखो ये तो बच्चों वाला सवाल है बेटा, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुइटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड आयरन फ्राइंग, है ना, पैन फ्रॉम रस्टिंग। एक आयरन का पैन है, अगर हमको उसको रस्टिंग से बचाना है तो हम लोग क्या अप्लाई करें बेटा उसमें, ठीक है ना, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। बेटा ग्रीस तो अप्लाई नहीं कर सकते, खाना, उसमें खाना बनाते हो तो उसी को खाओगे क्या बेटा, नहीं, है ना। पेंट भी नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो कर क्या सकते हैं सर, है ना। देखो इसमें हम लोग ग्रीस अगर अप्लाई करना तो हम लोग उसके पीछे जो पैन होता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर ऊपर वाले हिस्से में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। पेंट भी होता तो आप नीचे वाले हिस्से पे कर सकते हो, ऊपर जहां आप खाना बना रहे हो उसमें थोड़ी अप्लाई करोगे बेटा, है ना, क्योंकि उसमें पेंट्स के पार्टिकल, ग्रीस के पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है बेटा अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक। हाँ ये कर सकते हो, इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। मान लो कोई आयरन का सब्सटेंस है, उसके ऊपर मैं क्या कर दिया बेटा, जिंक की कोटिंग कर दिया, है ना। किसकी कोटिंग कर दिया, जिंक की कोटिंग कर दिया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होती है बेटा, किसी भी आयरन पार्टिकल्स के ऊपर जिंक की कोटिंग। अब क्या होगा, इससे क्या होगा बेटा, जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव आयरन से, तो अगर मॉइस्चर आता है, एयर पार्टिकल्स आते हैं, तो क्या करेगा बेटा, पहले जिंक क्या कर देगा, उनसे रिएक्ट कर जाएगा। तो हमारा जो आयरन है
है ना, आयरन पार्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, रस्टिंग से बच जाएगा। ठीक है ना। तो अगर पैन की बात हो रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें मेन हम क्या अप्लाई करेंगे, जिंक की कोटिंग करेंगे, क्योंकि वो खाने वाला है ना बेटा, है ना, उसके अंदर खाना बनाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए ग्रीस भी अप्लाई कर सकते हो, पेंट भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। पर खाने का आइटम है ना, उसके अंदर खाना बनता है, तो इस कारण से हम अंदर साइड इनको अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये हीट करेंगे तो इनके कुछ पार्टिकल्स होंगे जो हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे, जो हमको हार्म कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जिंक का कोटिंग करेंगे। और जिंक तो मिनरल है बेटा, हमारी बॉडी को भी जरूरत होती है, ठीक है ना। बाकी कोई अदर सब्सटेंस होता, कोई अदर आयरन का रॉड होता और कुछ होता, तो हम उसमें ग्रीस, पेंट सब अप्लाई कर सकते हैं, ऑयल वगैरह सब अप्लाई कर सकते हैं। ये सब रस्टिंग को क्या करते हैं बेटा, प्रिवेंट करते हैं। पर यहाँ किसकी बात की गई थी, आयरन पैन की, है ना, जिसमें खाना बनाते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट और समझ में आया होगा, करोजन क्या है, रस्टिंग क्या है, और दूसरा समझ में आया होगा रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। और चौथा कॉन्सेप्ट आपको गैल्वेनाइजेशन पता होगा कि जिंक की आयरन के ऊपर कोटिंग इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये तो बचपन से 7th क्लास से हम लोग गैल्वेनाइजेशन पढ़ने लगते हैं, ठीक है। एंड एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड, है ना, विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, याद रखो कैल्शियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा बेटा तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, है ना। और ये जो क्विक लाइम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। कार्बन, सीधी सी बात है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सर ये तो गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो होगा नहीं, है ना। सिलिकॉन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड बनाएगा। पर जो इसमें जो कैल्शियम बनाएगा, है ना, कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा, और कैल्शियम बहुत तेजी से रिएक्ट भी करेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बनाता है। और ये क्विक लाइम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है ना। आयरन ऑक्साइड वगैरह से भी ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कैल्शियम जब और वाटर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना। ठीक है, अगला सवाल क्या है बेटा, फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक। इसके साथ हम लोग नहीं कोड करते हैं, टिन के साथ कोड करते हैं। क्यों, इसका आंसर आपको दिया हुआ, फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज जिंक क्या होता है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से। सीधी सी बात है, आपको पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज में आपको लिखाया था कि सबसे ऊपर क्या आएगा, है ना, इधर नीचे वाली सीरीज में पहले जिंक आएगा, फिर आयरन आएगा, फिर क्या आता है बेटा, टिन। टिन का साइन ऐसा होता है SN, है ना, टिन। फिर क्या आता है, लिड। तो अगर हम लोग फूड कैन में जिंक डाल देंगे तो जिंक क्या करेगा बेटा, रिएक्शन शो करेगा और फूड को क्या कर देगा, खराब कर देगा। पर वही जो टिन होगा बेटा, टिन क्योंकि लो रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है, तो वो फूड से उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा नहीं। इस कारण से हम लोग फूड कैन को जो कोटिंग करते हैं, किससे कोटिंग करते हैं बेटा, टिन से कोटिंग करते हैं, ना कि जिंक से, है ना। क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो फूड पार्टिकल से रिएक्ट कर जाएगा तो कुछ अदर सब्सटेंस बना सकता है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखो, ये जो जितने भी सवाल हो रहे हैं ना, सारे सवाल आपको समझ आ रहा होगा रिएक्टिविटी सीरीज के सवाल चलते जा रहे हैं। अब एक चीज बताओ, यू आर गिवन ए हैमर, अ बैटरी, बल्ब, वायर एंड ए स्विच, है ना, ये चीज आपको दी गई, ठीक है। हैमर है, बैटरी है, बल्ब है, वायर है, स्विच है, आप इससे क्या करोगे, एक सर्किट बना लो, है ना। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सीधी सी बात है, कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो हम लोग मेटल को लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे हैमर आयरन है, मेटल, इसको लगाएंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर गई बैटरी से होते और बल्ब ग्लो कर गया तो क्या है, मेटल है। अगर नहीं ग्लो किया तो क्या है बेटा, नॉन मेटल। नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, वो क्या है बेटा, ग्रेफाइट, है ना। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बस कैसा होता है बेटा, गुड कंडक्टर होता है। बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, बैड कंडक्टर होते हैं। तो मेटल्स की कंडक्टिविटी ज्यादा तो बल्ब क्या कर जाएगा, जल जाएगा, और नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं तो जब बैटरी से करंट ही नहीं फ्लो कर पाएगा तो क्या बल्ब जलेगा, क्या नहीं जलेगा। तो कैसे होंगे बेटा, नॉन मेटल होंगे, ठीक है ना। तो मेटल गुड कंडक्टर होता है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और भी चीजों से कर सकते हैं, जैसे हैमर
हैमर मेटल है ना, तो इसको कूट पीट के आप देख सकते हो, है ना। चलो सीट में आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको। अगला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बार बार आपको क्या किए गए बेटा, सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखना एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है और उसके दो एग्जाम्पल आपको याद रखना। बार बार बहुत साल आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया, तो जब भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड का सवाल है तो दो एलिमेंट आपको याद रखना है, एक एल्यूमिनियम और एक जिंक। यही दो एलिमेंट होते हैं जो कैसी ऑक्साइड बनाते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होती है बेटा जो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों की तरीके से बिहेव करती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एक चीज आप याद रखो, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैसी ऑक्साइड बनाते हैं बेटा, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल कैसी ऑक्साइड बनाते हैं बेटा, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। तो मेटल बेसिक, नॉन मेटल एसिडिक, और एम्फोटेरिक क्या होते हैं बेटा, दोनों एसिडिक भी बना सकते हो बेसिक भी बना सकते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। और उसके एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो दो एलिमेंट होते हैं एल्यूमिनियम और जिंक, ये दोनों क्या कर सकते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, इसको लिखना है, लिख सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसमें क्या बोल रहा है बेटा, दो मेटल ऐसे बताओ जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड से। तो सीधी सी बात है, कौन, जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी में ऊपर आएगा वही तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, है ना। सीधी सी बात है, हाई रिएक्टिव मेटल ही लो को क्या कर पाता है, डिस्प्लेस कर पाता है। तो हाइड्रोजन के जितने ऊपर, हाइड्रोजन के नीचे कितने हैं, कॉपर, मरकरी, है ना, आपका सिल्वर और गोल्ड, ये नीचे है। बाकी इसके जितने भी ऊपर मेटल्स हैं, जिंक है, टिन है ना, आपका आयरन है, ये सारे के सारे ही क्या कर पाएंगे बेटा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी आप क्या करने बेटा, मेटल लिख लेना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे सब हाइड्रोजन को क्या कर देंगे बेटा, डिस्प्लेस कर देंगे। तो ये भी रिएक्टिविटी सीरीज का ही क्या है बेटा, क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो मैं आपको बताया, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनको हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। तो वही आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम, कोई मेटल एम है उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं, मतलब वो हो सकता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल ही होगा। व्हाट वुड यू टेक एज एनोड एंड कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, तो आप इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे, एनोड क्या लोगे और कैथोड। तो याद रखो, एनोड हम लोग किसका लेते हैं बेटा, इम्प्योर मेटल का लेते हैं, ठीक है ना। एनोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव रहता है, कैथोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव रहता है। और कैथोड में हम लोग क्या लेते हैं बेटा, प्योर मेटल लेते हैं, है ना, उसकी थिन स्ट्रिप लेते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन ले सकते हैं, कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन, NaCl का है, कॉपर सल्फेट का, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। तो ये जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हो तो आपको याद रखना है कि एनोड हमारा इम्प्योर मेटल का रहता है, कैथोड में हम लोग प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप एक पतली सी लेते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है बेटा, हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है। कब, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, है ना। इसमें आप बीकर लेते हो, कैथोड लिए, एनोड लिए, और इसको क्या कर देते हो बेटा, बैटरी से कनेक्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्ट का सॉल्यूशन टूटेगा, तो आयंस जो होंगे प्योर, है ना। तो जो आपका इम्प्योर मेटल ये ब्रेक होगा तो प्योर जो मेटल रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इकट्ठा होते जाता है। ठीक है ना। तो एक चीज और याद रखना, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। इसमें क्या सवाल है, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पेटुला, है ना, ये स्पेटुला लैब में है, उसने क्या किया बेटा, सल्फर पाउडर लिया, हीट किया, ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाई इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब ओवर इट, सो इन द फिगर बिलो। ठीक है, तो उसको क्या मिली बेटा, जब उसने सल्फर पाउडर लिया और उसको हीट करना शुरू किया, नीचे से हीट करना शुरू किया, ऊपर से क्या किया इसने, टेस्ट ट्यूब लगा दिया, तो उससे कौन सी गैस क्या हो रही होगी बेटा, रिलीज हो रही होगी। सीधी सी बात याद रखो बेटा, क्या याद रखना है कि सल्फर पाउडर है, तो सल्फर पाउडर में क्या होगा, सल्फर, और हीट कर रहा है तो हीट हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा बेटा, है ना। कोई भी चीज आपको जलाना है तो बिना ऑक्सीजन के आप जला नहीं सकते, तो सल्फर पाउडर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होगी, तो कौन सी गैस मिलेगी बेटा, SO2 गैस मिलती है। और SO2 गैस याद रखना कैसी होती है बेटा, पॉइजनस गैस होती है। कैसी होती है, पॉइजनस। एक ये पोल्यूटेंट है ना, जो हमारे एनवायरमेंट में एयर पोल्यूशन क्या करती है बेटा, कॉज करती है। ठीक है, तो इसको याद रखो।
तो ये आपसे पूछा ड्राई लिटमस पेपर में कुछ चेंज करेगी क्या? कुछ चेंज नहीं करेगी, ठीक है ना। ड्राई में तो एक्वा सोल्यूशन में चेंज होता है, ठीक है ना। ये देखो, देयर विल बी नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर, आपको बता दिया ना, पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि ड्राई नहीं, एक्वा सोल्यूशन में चेंज होगा, ड्राई में चेंज नहीं होगा। तो कोई भी एक्शन नहीं होगा ड्राई लिटमस पेपर में। गैस आपकी सल्फर डाई ऑक्साइड है ना, एसिड है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्लू को किस में कन्वर्ट करेगी, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। याद रखो इसको, ये आपको रिएक्शन दी हुई है ना। H+O2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी, फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड को, एक चीज याद रखो, सल्फर डाइऑक्साइड को जैसे ही वाटर मिलेगा क्या बन जाएगा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इसी के ऊपर हाई क्लास में आप पढ़ोगे, लंदन स्मोक के बारे में पढ़ोगे, लंदन स्मोक के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो याद रखना, इसीलिए क्या बोला जाता है कि जब व्हीकल होता है, व्हीकल में क्या होता है, फ्यूल जलता है, फ्यूल जलता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड है ना रिलीज हो के इकट्ठा हो गई और हवा नहीं चल रही है, और उसी समय मान लो ये तो बहुत ज्यादा फॉग आ जाए या तो बारिश हो जाए, तो बारिश आएगी तो क्या मिल जाएगा बेटा, H2O, और साथ में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है ही ऊपर, तो कौन सी गैस बना देगी बेटा, कौन सा एसिड बना देगी, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर आप इसको इनहेल कर लिए तो आपके अंदर लंग्स, फेफड़े वगैरह भी डैमेज हो सकते हैं। यही चीज हुआ था बेटा लंदन में, है ना, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था 19th सेंचुरी में, तो वहीं आया था एक लंदन स्मोक। काफी सारे लोग H2SO4 को इनहेल करने की वजह से क्या हो गए थे बेटा, मर गए थे। तो बहुत खतरनाक गैस होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। तो जब भी सल्फर पाउडर को हीट करोगे, है ना, तो हीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो गैस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। ड्राई लिटमस पेपर में कोई इफेक्ट देगी क्या, नहीं देगी, है ना। पर क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर है बेटा, है ना, एक्वा सोल्यूशन में इफेक्ट देगी, हाँ एक्वा सोल्यूशन में H+ आयन बनेगी, क्योंकि ये एसिड है ना। H+ आयन बनेंगे तो क्या बनाएगा बेटा, है ना, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। एसिड यही होता है, एसिड क्या करते हैं बेटा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, लिटमस पेपर को, और बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको क्या करना बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान सा सवाल है बेटा। दो तरीके आपको बताने जिससे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है ना, पेंटिंग है, गैल्वेनाइजेशन है, आप कुछ भी अप्लाई करो तो इससे क्या कर सकते हैं बेटा, रस्टिंग को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन आपको बता दिया, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। पर ये हम लोग जिसपे हम लोग खाना, है ना, बनाते हैं, खाते हैं, उस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। उस पर हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन को अप्लाई करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है, जिंक की कोटिंग, किसके ऊपर बेटा, आयरन के ऊपर, है ना। नॉन मेटल्स, जैसे नॉन मेटल क्या होता है बेटा, आपका सल्फर है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन, ये सब नॉन मेटल है। तो नॉन कार्बन है, तो नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे बेटा, कौन सी ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक। आप ही आपको बताया, है ना, मेटल बेसिक बनाते हैं, नॉन मेटल एसिडिक बनाते हैं, और एल्यूमिनियम और जिंक कैसी ऑक्साइड बनाते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। कैसी बनाते हैं, एम्फोटेरिक। सिंपल से पूछा है कि नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, कैसी ऑक्साइड बनाएंगे सर, एसिडिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कैसा, एसिडिक। जैसे ही वाटर इसको मिलेगा किसमें कन्वर्ट कर जाएगा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। जस्ट हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अगला रीजन आपसे पूछा है ना, इसमें मैं बताता हूं आप कौन कौन से सवाल कर सकते हैं। जैसे प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग के काम आता है ना। क्यों, क्योंकि इनमें कैसा होता है बेटा, मेलिएबल है, डक्टाइल मेटल, इसलिए हम लोग इनसे कोई भी ज्वेलरी क्या कर सकते, बना सकते, थोक पीट के जो भी आपको शेप, जो भी डिजाइन आपको देना आप दे सकते हो, इसलिए ज्वेलरी मेकिंग में काम आता है। सेकंड, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को ऑयल में स्टोर किया जाता है, अभी बता दिया। क्यों, तीनों ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, तीनों ही रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर आते हैं, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। इसलिए हम लोग किस में रखते हैं बेटा, ऑयल में रखते हैं, है ना, मोर स्पेसिफिकली केरोसिन ऑयल में रखते हैं। एल्यूमिनियम क्या होता है बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इसके बावजूद भी हम लोग उसको किस में यूज करते हैं बेटा, कुकिंग में, है ना, कुकिंग वगैरह में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं बेटा, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है, ठीक है, और इसमें करोजन नहीं लगता। सबसे बड़ी चीज क्या है बेटा, करोजन नहीं लगता है, इस कारण से हम लोग इसका यूज करते हैं। ये देखो लिखा, दो एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इट इज रेजिस्टेंट टू करोजन, करोजन नहीं लगता, इस कारण से हम लोग यूज करते हैं। एक चीज और भी है ना, जैसे डॉक्टर लोग जो होते हैं वो
एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाने के लिए मना भी करते हैं। क्यों? जब आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हो तो धीरे धीरे जो एल्यूमिनियम रिएक्टिव है उसके जब हीटिंग करते हो तो उसके छोटे छोटे कण टूट टूट के आपके खाने में मिलते हैं, और वो खाने से क्या हो जाता है बेटा, आपके बॉडी में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको हार्म कर सकते हैं। पर क्या करें बेटा, मजबूरी है। कॉपर महंगा मिलता है, सिल्वर भी बहुत महंगा है, इस कारण से हम लोग को एल्यूमिनियम में वो सारी क्वालिटी होती हैं जो हमारे लिए जरूरी है, जिसके कारण से हम लोग इसमें खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू, चाहे कार्बोनेट ओर हो चाहे सल्फाइड ओर, इसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ये देखो, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन बिकॉज मेटल कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, है ना। तो अगर आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो अगर वो सल्फाइड और कार्बोनेट में हो रहेगा, कार्बोनेट फॉर्म में, तो आप इजिली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। पर अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में, तो आप इजिली क्या कर सकते हो बेटा, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सीधी सी बात है, मेटल ऑक्साइड है ना, क्या है, मेटल ऑक्साइड है ना, तो इजिली मेरे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। किसी हाई रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करा दूंगा तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और इजिली मैं अपने मेटल को क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, है ना। तो याद रखना कि जो अगर आपको मेटल है, मेटल इजिली हम लोग कहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी ऑक्साइड की फॉर्म से कर सकते हैं, एज कंपेयर टू कार्बोनेट और सल्फाइड और। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल का क्वेश्चन नंबर 13, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विथ लेमन और टमराइन जूस, एक्सप्लेन व्हाई दिस सोर सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल। एक्चुअली में क्या होता है, जब आप कॉपर को बहुत समय के लिए ओपन स्पेस में रखते हो तो कॉपर क्या करता है बेटा, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, जिसको हम लोग कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है ना, CO3 बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, वो ग्रीन कलर की होती है, जिसके कारण से कॉपर में टर्निशिंग आ जाती है, उसकी चमक क्या हो जाती है बेटा, चली जाती है। तो उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एसिडिक सोर सब्सटेंस, है ना, क्योंकि ये एसिड है, एसिड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर कार्बोनेट कैसा बेटा, बेसिक है ना। ये जो सब्सटेंस बना ये कैसा है, अल्कलाइन है, बेसिक है। अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे बेटा, सिट्रिक एसिड, है ना, ये सब सोर सब्सटेंस खट्टे चीजें डालेंगे जिसमें एसिड होता है, उसको अगर हम लोग डालेंगे, है ना, तो कॉपर कार्बोनेट बेसिक, उसमें एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, है ना। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, जिसके कारण से फिर से जो कॉपर है, कॉपर की साइन क्या हो जाएगी बेटा, वापस आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉपर के बर्तन होते हैं, है ना, उसमें अगर जिसमें टार्निशिंग हो गई है तो उसको हम लोग साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं, सौर सब्सटेंस का यूज करते हैं, है ना, एसिडिक सब्सटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, तो मतलब याद रखो, चाहे एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, है ना, सिल्वर हो, सब में ही क्या होती है बेटा, रस्टिंग होती है। ठीक है, कॉपर में देखा होगा, है ना, बार बार वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आती है तो कॉपर काली कलर की पड़ जाती है। ठीक है ना, तो उसमें भी रस्टिंग होती है। एल्यूमिनियम में भी क्या हो जाता है, जब आप एल्यूमिनियम को कोई भी सामान मार्केट से लाते हो तो चमकता है, पर कुछ समय बाद क्या हो जाता है बेटा, उसकी चमक भी क्या हो जाती है, चली जाती है। इस चमक की प्रॉपर्टी को हम लोग लस्ट्रस बोलते हैं ना, मेटल में लस्ट्रस की प्रॉपर्टी होती है, चमकीले होते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं सवाल। अब ये मेटल और नॉन मेटल में आपको क्या करना है बेटा, डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो इधर मेटल है, इधर नॉन मेटल है। तो आपको पता है मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और डोनेट करके क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, है ना, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी में भी एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि मेटल्स जो होते हैं बेटा, मेटल्स कैसी ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। पर नॉन मेटल कैसी ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड क्या करते हैं बेटा, बनाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेना, इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, अगला देखते हैं। ये आपको लिखा ही हुआ, सॉरी, ये सेकंड पॉइंट में लिखा है कि रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैसी ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक, है ना। और ये नॉन मेटल रिएक्ट करके कैसी बनाते हैं बेटा, एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। अगर मैं बोलूं एम्फोटेरिक कौन बनाता है, सर एल्यूमिनियम और जिंक, ये रिएक्ट करते हैं और कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है।
तो अगला देखते हैं। इनमें क्या होता है बेटा, मेटल कैसी बॉन्ड बनाते हैं बेटा, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे Na2O, इसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा था, आयोनिक कंपाउंड है। और नॉन मेटल कैसी बॉन्ड बनाते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कोवेलेंट और आयनिक का, तो आपको पता चल गया। तो याद रखो, मेटल्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, नॉन मेटल कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये देखो मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, है ना। बताया था आपको, जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या बनाएंगे बेटा, ऑक्साइड ही बनाते हैं। और कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं। जबकि नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्शन शो नहीं करते हैं, याद रखना, है ना। अगर आपसे पूछा जाए क्या नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन शो करते हैं, नहीं करते, मेटल करते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं आपको बता चुका हूं कि मेटल एसिड से कभी भी रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाता है। ठीक है ना, कभी भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है ना। ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी नहीं होती कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके। नॉन मेटल बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लूज नहीं करता। मेटल लूज करता है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, और ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते, इस कारण से रिएक्शन शो नहीं करते। नॉन मेटल नहीं करते, मेटल क्या करते बेटा, एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन, और सॉल्ट बनता है। ठीक है ना। कुछ ऐसे मेटल हैं जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते, उनको आपको याद रखना है, एक्सेप्शन याद रखना है। कॉपर है, सिल्वर है ना, आपका गोल्ड है, प्लेटिनम है, मरकरी, क्योंकि बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते थे, एसिड से रिएक्शन शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो नॉन मेटल के साथ साथ कुछ मेटल भी ऐसे होते हैं जो एसिड से रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ, सॉल्ट सॉल्यूशन से मेटल रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो उनके रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन अगर ऐसा दिया है कि जो मेटल है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तब तो ये डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन शो कर देगा। अगर सेम सॉल्ट है ना, या फिर उससे रिएक्टिविटी कम है, तो रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये तो आपको बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। ये रिएक्शन These react with the salt solution of non metals, है ना। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये भी थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल भी क्या करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा, क्योंकि ये इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एक चीज और समझो, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। एक ऑक्सीडेशन होता है बेटा, एक रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये तीनों ही कंडीशन है अगर, तो ये क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। और इसका जस्ट उल्टा, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन है, तो इन तीनों ही केसेस में क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। ठीक है ना। तो याद रखना, मेटल्स जो होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, लूज करते हैं, तो कैसे होते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, है ना। तो याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में क्या बेटा, बहुत फर्क होता है। ऑक्सीडेशन सिंपली क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। पर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग होते, समझो। जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो दूसरों का तो क्या कराएंगे बेटा, रिडक्शन, दूसरों का क्या कराएंगे, रिडक्शन, और खुद का, सेल्फ का क्या कराते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, दूसरों का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या कराएंगे बेटा, रिडक्शन कराएंगे। खुद का क्या कराएंगे, रिडक्शन। तो ये क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करता है, मतलब दूसरों को क्या कराएगा, रिडक्शन कराता है, और खुद का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। अगर खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो समझ आया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार थोड़ा पॉज करके बैक करके भी इसको देख सकते हो। दोनों, है ना, अलग अलग चीजें, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं।
है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ मैन बेंट डोर टू डोर पासिंग एज अ गोल्ड स्मिथ पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। एक आदमी है जो क्या है बेटा, सुनार है ना, सोने चांदी का काम करता है। ही प्रोमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ornament एंड unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him which he dipped in a particular solution. The bangle sparkled like new but their weight was reduced drastically. The lady was upset but after a futile agreement the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out? सिंपल सा बात है। एक क्या बेटा गोल्ड स्मिथ है, मतलब सुनार का जो काम करता है, उसने क्या किया बेटा, एक लेडी के बैंगल्स लिए है ना, उसने भरोसे में दे दिए है ना। उसके बैंगल्स क्या हो गए थे, फेड हो गए थे, उनका कलर चला गया था, चमक चला गया था। तो उसने क्या किया बेटा, वादा किया कि आप मेरे को दीजिए, मैं एकदम नए जैसे करके दे दूंगा, है ना, लश्रस दे दूंगा। तो उसने क्या किया बेटा, बैंगल्स को लिया और एक सोल्यूशन में डिप किया, और जैसे ही डिप किया और निकाला तो एकदम बैंगल्स की चमक वापस आ गई। पर एक प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या हुई बेटा, जो उसका वेट है, वेट बहुत ज्यादा घट गया, है ना। तो ऐसा क्या जादू हुआ जिसके कारण से क्या हो गया बेटा, वो वेट उसका लॉस हो गया, जो गोल्ड है उसका वेट लॉस हो गया, चमक तो वापस आ गई बट वेट लॉस हो गया। तो कुछ नहीं है बेटा, वो किसका सोल्यूशन, जिन्होंने साइंस पढ़ा उनको पता है बेटा, वो क्या था बेटा, एक्वारेजिया था। क्या था बेटा, एक्वारेजिया। अब बोलोगे सर ये एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया कुछ नहीं होता बेटा, ये HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। किस रेशो में? अगर 3 बूंद हमने इसको लिया तो 1 बूंद हम लोग HNO3 की लेंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इनका HCl HNO3 दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इनका जो हम लोग मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर कैसा, 3:1 का। एक रेशो में हम लोग HNO3 लेते हैं, एक रेशो में हम लोग HCl को, 3 रेशो में हम लोग HCl को लेते हैं। इसी मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्वारेजिया बोलते हैं। तो उन्होंने एक्वारेजिया, पर एक्वारेजिया का पीएच जो होता है ना, बहुत मतलब हाईली एसिडिक होता है। तो जिसके कारण से आप इसमें कुछ भी डालोगे ना मेटल्स की चीज, तो उसको क्या कर देता है बेटा, गला देता है ना, मेल्ट कर देता है। ठीक है ना। जिसके कारण से इस सॉल्यूशन में उसने क्या किया बेटा, उसके बैंगल्स डाले तो जो सोना था वो क्या हो गया, कुछ सोना मेल्ट होके उसी में चला गया, मेल्ट करा दिया। इसको हम लोग एक और नाम से बोलते बेटा, रॉयल वाटर। रॉयल वाटर क्यों रॉयल वाटर बोलते बेटा, क्यों? क्योंकि जितने भी रॉयल मिनरल्स होते हैं, है ना, रॉयल मिनरल्स बोले तो जितने भी महंगे मिनरल्स होते हैं, है ना, जैसे गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया या प्लेटिनम हो गया, ये सब रॉयल मिनरल्स को क्या करता है बेटा, मेल्ट करने का काम करता है। इन रॉयल मिनरल्स को भी क्या कर देता, मेल्ट कर देता है। इसलिए हम लोग इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। तो चाहे आपसे रॉयल वाटर पूछे, चाहे आपसे एक्वारेजिया पूछे, आपको सेम ही आंसर लिखना है। क्या है बेटा, HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। कितना, 3:1। ठीक है। तो इसको अगर आपको लिखना तो लिख सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जब भी हम लोग हॉट वाटर टैंक्स बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, कॉपर का यूज करते हैं, है ना, इन प्लेस ऑफ स्टील। स्टील आपको पता है सर, स्टील तो एक एलॉय होता है, अभी आपने बताया। किसको एलॉय होता है, आयरन का एलॉय होता है। ठीक है। तो हम लोग क्यों यूज करते हैं कॉपर का? सीधी सी बात है सर, ये आयरन ही है। आयरन क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। अगर हमने कॉपर की जगह स्टील को यूज कर लिया तो स्टील में क्या होता है, आयरन ही होता है। आयरन क्या कर जाएगा बेटा, इससे स्टीम से रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करके क्या बना देगा, आयरन ऑक्साइड। शुरू में पढ़े थे, है ना। पर कॉपर को, इसलिए कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं बेटा, हॉट वाटर टैंक में कॉपर को यूज करते हैं, पर स्टील को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि स्टील में आयरन रहता है, और आयरन अपन ने पढ़ा बेटा स्टीम में क्या करता, रिएक्शन शो करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता, प्लस कौन सी गैस बना देता, हाइड्रोजन गैस बना देता है ना। तो ये देखो, जो हमने शुरू में सवाल किए तो उसके एप्लीकेशन लास्ट में आ गई। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कैसा भी सवाल घुमा के पूछे आप लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी देख लो। तो ठीक है बेटा, तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे, जो हमारे एनसीईआरटी में इलस्ट्रेशंस थे, एक्सरसाइज थे, वो मैंने पूरे अच्छे से एकदम डीप में एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं।
है ना। और मैं आशा करता हूँ कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से ही बार बार रिपीट होते हैं। आप एक बार पीवाईक्यू लगाइएगा, आपको समझ आएगा कि यही सवाल बार बार रिपीट हो गए क्या होते हैं बेटा, आपके एग्जाम में आते हैं 80 to 90% सवाल यहीं से आते हैं। तो हमारा चैप्टर 3 क्या हो गया बेटा, खत्म एनसीईआरटी का। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे बेटा, चैप्टर 4 जो कि है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, थैंक यू बच्चों।